नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। टॉप न्यूज में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के तमाम समाचार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज औपचारिक उद्घाटन कर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, समारोह प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने का शानदार अवसर। उत्तराखंड का जोशीमठ भूस्खलन और धंसा क्षेत्र घोषित। राहत और बचाव के प्रयास हुए तेज। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बात कर हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। G20 की पहली वित्तीय समावेशन वैश्विक भागीदारी बैठक आज से कोलकाता में होगी शुरू। डिजिटल वित्तीय समावेशन, प्रेक्षण लागत और SME वित्त उपलब्धता के सिद्धांतों पर होगी चर्चा। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के ब्राजील के राष्ट्रपति बनने से नाराज पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों का राजधानी ब्राजीलिया में हिंसक प्रदर्शन। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुसे प्रदर्शनकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदर्शनकारियों की हरकत को बताया निंदनीय। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी। आज सुबह दिल्ली में घने कोहरे की वजह से दृश्यता रही बेहद कम। सड़क, रेल और हवाई यातायात हुआ प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने साझा की और कहा, प्रवासी भारतीय दिवस हमारे उस प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने का शानदार अवसर है जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री आज प्रवासियों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास को समर्पित एक डाक टिकट जारी करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित हों अभियान के तहत ये डाक टिकट जारी किया जा रहा है। इस बीच प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी जड़ों से कितने करीब से जुड़े हैं और भारत का प्रयास अपनी संस्कृति और परंपराओं से लोगों को अवगत कराना है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय हैं और कई सबसे अधिक प्रतिभाशाली भी। विशेष बात यह है कि विदेशों में प्रवासी समुदाय और मातृभूमि के बीच गहरे संबंध कितने हैं। We recognize too the tremendous response that we got from the PIO NRI community during the most difficult moments of our own COVID experience. So as we meet today, I can truly say that our bonds have become even stronger as a result of all the trials and tribulations that we went through during the COVID period. इस अवसर पर नवाचार और नव प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका पर समूह चर्चा की गई। इस सत्र की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण एवं खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की। India is a land of thousands of years of civilizational history, spirituality which gave the world Shunya, and one which is today emerging as the spotlight for the world in software, space technology, and socially adopted landmark digital transformations. India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. अनिवासी भारतीयों, NRI और उद्योगपतियों के साथ एक बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी नए निवेश का स्वागत है। भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है
बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य विषय वस्तु प्रवासी समुदाय अमृत काल में भारत के प्रगति के विश्वसनीय भागीदार है। दिवस सम्मेलन का पहला दिन समाप्त हुआ और पहला दिन कह सकते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके अलावा दुनिया भर के विभिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निश्चित तौर पे काफ़ी उत्साह भरा माहौल था और मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि वो एनआरआईज के लिए एक स्पेशल सेल बनाएंगे या जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, और उस सेल के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ से हैं आप? मैं यूएसए से हूँ। ओके, क्या करते हैं यूएसए में? तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, पर्डी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ पिछले 35 साल से। भारत के साथ हम कनेक्टेड है, यहाँ हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और कंसल्टिंग करते हैं। जो आप यूएसए में भी पहुँच गई है, वहाँ से हम प्रोजेक्ट लाते हैं और यहाँ पे करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं कंबोडिया से आई हूँ। कंबोडिया से। क्या करती हैं आप उधर? मैं एज ए मेंटर हूँ। मेरे साथ आईटी सेक्टर के मध्य प्रदेश के लोग खड़े हुए हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले विदेश में थे, फिर उन्होंने यहाँ आकर के अपना बिजनेस शुरू किया और वो बड़े सक्सेसफुल हुए। और कई सारे ऐसे बाहर के डायस्पोरा के लोग आए हुए हैं जो यहाँ के इकोसिस्टम को देखते हुए और यहाँ जो मध्य प्रदेश में और इंदौर में और भोपाल में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको देखते हुए आज वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने सैन फ्रांसिस्को में 10 साल रहा हूँ और इंदौर में आके कंपनी चालू की है और इंदौर से अच्छी जगह नहीं हो सकती पूरे इंडिया में कंपनी खोलने के लिए। ओके, तो आपको क्या सहूलियत और चाहिए जो कि आप निवेश कर सके ज़्यादा? गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प चाहिए। जैसे हम लोग कोई बहुत बड़ी जब कंपनी आती है उनके पास तो बड़े लैंड बैंक्स और ये मिलता है, लेकिन छोटी कंपनी को स्टार्टिंग करने में अगर लैंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प होती है तो वो ग्रो करने में फास्टर हेल्प करती है। तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग यही हैं इंदौर में, लेकिन उनका बाहर के देशों के साथ संपर्क बना हुआ है और अपने संपर्क का उपयोग वे कर रहे हैं बाहर में निवेश कराने के लिए, और किस तरीके से बाहर की जो ज्ञान है, बाहर का जो पैसा है, वित्त है, वो भारत में लग सके और भारत के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, प्रवासी भारतीय समारोह से जुड़ी पल पल की जानकारी हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे। रुक करते हैं अन्य खबरों का। उत्तराखंड के जोशीमठ को भूस्खलन और धंसाव क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और ऐसा किए जाने के बाद राहत और बचाव के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। केंद्र ने जोर देकर कहा है कि तात्कालिक प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और विशेषज्ञों से संरक्षण और पुनर्वास के लिए लघु और दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करने को कहा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर निवासियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए अब तक उठाए गए कदमों सहित स्थिति की जानकारी ली और उन्हें आवश्यक सहायता का आश्वासन भी दिया। पीएमओ के अनुसार केंद्र सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ जोशीमठ की स्थिति से निपटने के लिए योजनाएं तैयार करने में उत्तराखंड की मदद कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जोशीमठ में कुल 4,500 इमारतें हैं और इनमें से 610 में बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे वो रहने लायक नहीं रह गई हैं। एक सर्वेक्षण चल रहा है और प्रभावित इमारतों की संख्या बढ़ भी सकती है। चमोली जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के मुताबिक अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाए गए परिवारों की संख्या अब 68 हो गई है। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। आज सुबह दिल्ली में घने कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम रही और सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भारत मौसम विभाग ने सोमवार यानी कि आज के लिए दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें घने कोहरे, ठंडे दिन और शीत लहर की स्थिति बनी रहने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के एक वरिष्ठ मौसम विज्ञानी ने कहा है कि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में कुछ दिनों के बाद अल्पकालिक राहत मिलने की संभावना है।
वहीं रविवार को भी राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिल सकती है। कोहरे की वजह से रेलवे की करीब 335 ट्रेन देरी से चल रही हैं। 88 को रद्द कर दिया गया है और 31 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। वहीं कोहरे की वजह से अब तक लगभग 25 उड़ानों में भी देरी हुई है। दिल्ली में बढ़ते ठंड को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने रविवार को इस आदेश को जारी किया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें, खेल और व्यापार जगत के समाचार। बने रहिए हमारे साथ। विश्व की भाषा बने ये कल्पना, आओ हिंदी की सजाए अल्पना। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। हिंदी हमेशा हंसती खिलखिलाती, बदलाव को अपने साथ समेटती हुई भाषा रही है। जलाया है दिया जो रोशनी का, अब यहाँ हमने विश्वास है इस ज्योति को। देखना ना भूलिए अपना आसमां सोमवार शाम 6 बजे सिर्फ सनसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फटाफट नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाएंगे। यह क्रूज भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। MV गंगा ये क्रूज अपनी 51 दिन की यात्रा के दौरान 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा करेगा। इसमें विश्व धरोहर, राष्ट्रीय पार्क, नदी, घाट और प्रमुख शहर शामिल रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में विदेशी दूतों को एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। रविवार को शुरू किए गए तलाशी अभियान में सेना को मारे गए आतंकवादियों से 2 मैगजीन और 21 राउंड कारतूस बरामद हुए हैं और AK-47 राइफल, एक मॉडिफाइड AK-56 राइफल, एक मैगजीन, एक चाइनीज पिस्टल, उसके साथ जिंदा कारतूस, 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड और 2 हाई एक्सप्लोजिव IID और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सेना के अनुसार राजौरी और पुंछ जिलों में धंगरी हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अन्य सुरक्षा बलों के साथ अभियान अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े डॉक्टर आसिफ मकबूल डार को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1967 के अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया है। मकबूल डार जम्मू कश्मीर का निवासी है और फिलहाल सऊदी अरब में रह रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में केंद्र सरकार के अग्निवीर कार्यक्रम के अंतर्गत आर्टिलरी कमांडेंट ब्रिगेडियर A रागेश के नेतृत्व में 3000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने पिछले साल जून में अग्निवीर कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें 25,000 युवाओं की भर्ती की जानी है। सुप्रीम कोर्ट बिहार के छपरा में जहरीली शराब त्रासदी की स्वतंत्र और SIT जांच की मांग वाली एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा। आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन द्वारा अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक के माध्यम से याचिका दायर की गई थी, जिसमें अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के जरिए हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसके विरोध में राष्ट्रीय निर्माण पार्टी द्वारा दिल्ली के लाजपत नगर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने और उपयुक्त मुआवजे की मांग की।
भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और वो न्यायाधीश बनने वाली अमेरिका में पहली सिख महिला है। मनप्रीत मोनिका सिंह का जन्म और पालन पोषण अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में हुआ था और अब वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेलियर में रहती हैं। उन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मोनिका सिंह के पिता 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका चले गए थे। सांडों को काबू में करने वाला खेल जल्लीकट्टू का साल का पहला आयोजन रविवार को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में धूमधाम से शुरू हुआ, जिसमें युवा पुरुषों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। पुदुकोट्टई के थाचन कुरिची गांव में सुबह से ही खेल के दौरान मैदान में एक के बाद एक 300 से अधिक बैल छोड़े गए और सांडों पर हावी होने के लिए कम से कम 350 सांडों के बीच होड़ मच गई। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के पहले ही दिन सर्वाधिक संख्या में पतंग उड़ाने का विश्व कीर्तिमान गिनीज बुक में दर्ज किया गया। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में महोत्सव की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। ये महोत्सव 2 वर्ष के अंतराल के बाद हो रहा है। इसका आयोजन G20 की विषय वस्तु एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप की गई है। गुजरात में पतंग उद्योग का कारोबार लगभग 6 अरब 25 करोड़ रुपए पहुंच गया है और इस उद्योग से 1,30,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में पहली बार अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर गए हैं। उन्होंने अवैध आप्रवास और तस्करी पर बहस के केंद्र में टेक्सास एंट्री पॉइंट एल पासो का दौरा किया। मैक्सिको और कनाडा के नेताओं के साथ एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के लिए मैक्सिको सिटी जाने से पहले वो ब्रिज ऑफ द अमेरिका क्रॉसिंग पर कस्टम और इमिग्रेशन अधिकारियों से मिले भी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक राजधानी ब्राजीलिया में एक बार फिर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। पिछले हफ्ते लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के विरोध में प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए कांग्रेस यानी कि वहां की संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों ने हरे और पीले झंडे के कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक समूह के लोग सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गए और वहां उनके आसपास जमा हो गए। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने समर्थकों द्वारा संसद भवन के अंदर घुसकर हंगामा करने की हरकत की निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजीलिया में सरकारी संस्थानों में घुसकर की गई तोड़फोड़ पर ट्वीट कर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने की सलाह देते हुए ब्राजील सरकार को अपना समर्थन दिया। चीन में बेकाबू कोरोना की रफ्तार के बीच भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारत में बनाई जा रही कम से कम 4 जेनरिक कोरोना दवाएं प्रिमोविर, पैक्सिटा, मोनुनाट और मोलनाट्रेस को हाल के हफ्तों में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी काफ़ी तेज़ी से चीन में मांग बढ़ी है। बीजिंग के मुताबिक भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हम गारंटी के साथ चिकित्सीय, विश्वसनीय और सस्ती कोविड दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यूक्रेन में रूस ने जारी किया एक तरफा युद्ध विराम रविवार को 36 घंटे के बाद समाप्त कर दिया, जिसके बाद रूस ने हमले तेज किए और 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस ने 2 बिजली घरों पर भी हमला किया। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन सेना पर रॉकेट से हमला किया। रूस ने दावा किया कि 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने से उसने पिछले हफ्ते दोनबास के माकिवका में अपने 49 सैनिकों की हत्या का बदला ले लिया है।
और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर। G20 की पहली वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी बैठक आज से कोलकाता में शुरू हो रही है। इसमें डिजिटल वित्तीय समावेशन, प्रेषण लागत और SME वित्त उपलब्धता के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 1800 से अधिक छात्रों को शामिल करते हुए डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर संगोष्ठी, प्रदर्शनियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार ने कहा कि संगोष्ठी में डिजिटल वित्तीय समावेशन, अवसंरचना और नीतिगत परिप्रेक्ष्य पर बल देने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 12 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता कोलकाता में G20 बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम यानी TPF में भाग लेने के लिए आज से न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस की पूर्व संध्या पर न्यू जर्सी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय अमेरिकी समुदाय दुनिया के 2 सबसे जीवंत लोकतंत्रों को जोड़ते हैं। वो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार हैं। TPF की बैठक वाशिंगटन में 11 जनवरी से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई संयुक्त रूप से करने वाले हैं। TPF दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को सुलझाने का महत्वपूर्ण मंच है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान में कोटा बूंदी के दशहरा मैदान में विशाल ऋण वितरण मेला यानी कि क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमियों और पशुपालकों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने दूर दराज से आई महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि देश के आर्थिक इंजन को तेज चलाने की ताकत हमारी माता और बहनें रखती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रोड के किनारे पर बैठने वाले छोटे कारोबारी जब इस ऋण योजना के माध्यम से 10,000 से 50,000 रुपए का ऋण उठाएंगे तो ऐसे में ये छोटे कारोबारी अपनी आमदनी को बढ़ाकर देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करेंगे। दूर दराज के गांव से आई है, जिन्होंने इस भारत के नवनिर्माण में नया योगदान दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया कि गांव की महिलाएं किस तरीके से छोटा काम कर कर अपने पैरों पे खड़ा होकर भारत के आर्थिक इंजन को तेज चलाने की ताकत हमारी माता बहनें रखती है। कार्यक्रम में शिरकत कर रही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेहड़ी पटरी वालों, लघु उद्यमियों सहित 3,384 लाभार्थियों को 1,580 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करते हुए कहा कि महिलाओं से अनुरोध है कि वो बैंक की मदद से छोटे मोटे गांव में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाएं। मैं इधर आए हुए हर महिला से हाथ जोड़ करके विनती करती हूं, आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO जो हम बोलते हैं वो छोटे छोटे गांवों में भी बनाइए। बैंक के द्वारा आपको मदद मिलेगा और उसके द्वारा आपके जो भी प्रोडक्ट हो, वो दूध हो या आप गांव में जो भी किसान के द्वारा उत्पादन होते हैं उस प्रोडक्ट का स्टोरेज भी बनाइए। वो स्टोरेज में दान को रख कर के बाद में बेचे। और बात खेल जगत की बड़ी खबर की। BCCI की शीर्ष परिषद आज होने वाली अपनी आपात बैठक में स्टार के मीडिया अधिकारों के भुगतान और जर्सी के प्रायोजक बायजूस के साथ जुड़ाव पर चर्चा करेगी। BCCI की बायजूस के साथ ये बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। बायजूस BCCI के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करना चाहता था, लेकिन बोर्ड ने पिछले महीने हुई एक बैठक में एडटेक प्रमुख को कम से कम मार्च 2023 तक जारी रखने के लिए कहा। कंपनी ने हाल ही में 50,000 के अपने
कुल कार्यबल के 5% से अधिक की छंटनी करने की योजना की घोषणा की है। इसके चलते वो प्रायोजक बनना नहीं चाहता। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से होने वाली है। सीरीज का पहला मुकाबला कराची के क्रिकेट मैदान में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। इस साल होने वाले विश्व कप के लिहाज से ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल वनडे वर्ल्ड कप एशिया की सरजमी पर होने वाले हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 9 जनवरी से जुड़े इतिहास के साथ। बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 9 जनवरी साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 2015 तक इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। साल 2016 से सरकार ने इसे हर 2 साल में मनाने का निर्णय लिया। आज 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी के दिन को चुनने का विशेष कारण है। आज ही के दिन साल 1915 में सबसे महान प्रवासी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 9 जनवरी साल 1922 को डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म अविभाजित भारत में पंजाब के रायपुर गांव में हुआ था। वे एक महान जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने अनूठे शोध कार्यों से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। साल 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आनुवंशिक कोड के भाषा समझने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका का प्रतिपादन डॉक्टर खुराना ने किया था। आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड जीवों के रंग रूप और संरचना को निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा करता है।